आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये मौर्यकाल से संबंधित पार्ट 2 में 50 प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं। और पार्ट 2 में VVI 50 प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो इसका सही जवाब है तिस ने, यानी तिस जो कि श्रीलंकाई शासक था और इसने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका सही जवाब है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, यानी अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है परिशिष्ट पर्वन में, यानी परिशिष्ट पर्वन जो है इसी जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब है मुद्रा राक्षस में, यानी मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो इसका सही जवाब है आषाढ़ यानी जुलाई, यानी आषाढ़ से ही मौर्यों का राजकोषीय वर्ष शुरू होता था। अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है शिलालेख, यानी अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। अगला प्रश्न है, अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रादेशिक राजुक और युक्तक, यानी अवरोही क्रम में प्रादेशिक राजुक और युक्तक जो है यह जिला स्तर के अधिकारियों का क्रम है। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी, यानी अशोक के काल में कौन सी लिपि है जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, विष्टि क्या है? तो इसका सही जवाब है बेगारी, यानी बेगारी को ही विष्टि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लेख जो है वह उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, तो वो कौन से? तो ये है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो इसका सही जवाब स्तंभ, यानी मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो स्तंभ है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो इसका सही जवाब है चुनार, यानी कि कौन से स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो ये था चुनार। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज, यानी भारतीय जो है वो लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा है? तो मेगास्थनीज ने कहा है। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका सही जवाब है महास्थान, यानी बांग्लादेश और सहगौड़ा यानी उत्तर प्रदेश, यानी महास्थान जो कि बांग्लादेश में और सहगौड़ा उत्तर प्रदेश में है। और यही जगह से जो है वह मौर्य काल में अकाल और सूखा जैसी दैवी प्रकोप के बारे में राज्य राहत जो दिया जाता था उस समय में उसके बारे में विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका सही जवाब है बिंदुसार ने, यानी बिंदुसार ने ही सीरिया के शासक जो था एंटियोकस प्रथम उसे ही अंजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने के लिए आग्रह किया था। अगला प्रश्न है, हेतु किसे भेजा था? तो इसका सही जवाब है पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, यानी अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 13वां बृहत शिलालेख, यानी 13वां बृहत शिलालेख जो है इसी में अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई और विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान में है और शहबाज गढ़ी ये भी पाकिस्तान है से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है खरोष्टी, यानी अशोक ने मनसेहरा और शहबाज गढ़ी अभिलेख में कौन से भाषा का प्रयोग किया है? तो खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो इसका सही जवाब है उज्जैन। यानी बिंदुसार के मृत्यु के समय में अशोक उज्जैन का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका सही जवाब है प्रथम पृथक शिलालेख में। यानी प्रथम पृथक शिलालेख में ही अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। से अशोक की दुई भाषाएं यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब सार एकुना यानी कंधार अभिलेख। सार एकुना यानी कंधार अभिलेख से ही दुई भाषाई अरमाइक अभिलेख का ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका सही जवाब है कलिंग का प्रथम शिलालेख। यानी कलिंग का प्रथम शिलालेख ही है जो कि युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब है 15 अधिकरणों में। यानी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वह कितने अधिकरणों में है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये जानकारी जो है वह छठे शिलालेख में, अशोक के छठे शिलालेख में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? तो इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चाणक्य के सहयोग से 322 ईसा पूर्व में, यानी चाणक्य के सहयोग से 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? तो इसका सही जवाब है शूद्र कुल के। यानी ब्राह्मण साहित्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल के मानते हैं। अगला प्रश्न है, जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? तो इसका सही जवाब है क्षत्रिय कुल के। यानी जैन और बौद्ध साहित्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल के मानते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हो गई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो इसका सही जवाब है 4। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वह 4 प्रांतों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है अमात्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका सही जवाब बिंदुसार। यानी तक्षशिला में विद्रोह जो हुआ था वह बिंदुसार के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, किस नाम से संबोधित किया गया? तो इसका सही जवाब देवानाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी के रूप में संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हाथियों के लिए। यानी कलिंग जो था वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? तो इसका सही जवाब है ललित पतन नगर। यानी अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। अगला प्रश्न है, अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करता था? तो इसका सही जवाब है भगवान शिव का। यानी अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शिव धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया? तो इसका सही जवाब धम्म घोष। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग करके धम्म घोष को अपनाया। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका सही जवाब है 137 वर्षों तक। यानी मौर्य वंश ने 137 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है अश्वघोष की। यानी सौंदरानंद जो है वह किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में। यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है पुरोहित। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो पुरोहित कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई क्या थी? तो इसका सही
जवाब है ग्राम, यानी मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी व्यवस्था क्या थी, तो ग्राम थी। अगला प्रश्न है अशोक की माता का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब शुभदरांगी, यानी अशोक की माता का क्या नाम था, तो शुभदरांगी था। अगला प्रश्न है अशोक कालीन मौर्य साम्राज्य के प्रांत में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही जवाब तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और यही थी अशोक कालीन साम्राज्य में उत्तरापथ की राजधानी। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारियों में महामात्र कौन हुआ करता था, तो इसका सही जवाब प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, यानी प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष का क्या नाम था, तो महामात्र था। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में राजू का क्या कार्य होता था, तो इसका सही जवाब है प्रांतीय स्तर के उच्च अधिकारी, यानी अशोक के शासनकाल में राजू का क्या कार्य होता था, तो प्रांतीय स्तर के उच्च अधिकारी राजूक होता था। अगला प्रश्न है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित कौन से अभिलेख में किया है, तो इसका सही जवाब है 14वां शिलालेख में, यानी अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित 14वें शिलालेख में किया है। अगला प्रश्न है अशोक ने सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख कौन से अभिलेख में किया है, तो इसका सही जवाब है 9वां शिलालेख में, यानी अशोक ने सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख जो है वह 9वां शिलालेख में किया है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख में खोजे गया स्थान सोपारा का खोज वर्ष क्या था, तो इसका सही जवाब 1882 ईस्वी में, यानी 1882 ईस्वी में ही जो अशोक के शिलालेख के खोजे गया स्थान सोपारा है इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है अशोक के समय में जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसका सही जवाब है प्रादेशिक, यानी अशोक के समय में जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो प्रादेशिक कहा जाता था। तो ये 50 प्रश्न आपको मौर्य काल से संबंधित पार्ट 2 में लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। और पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज करिए, डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 का भी लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।